तो कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक ओशन दिखाते हुए, जहां जूलियस और ऑस्कर पानी में सोनार डिवाइस इंस्टॉल करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि तभी ऑस्कर के पास एक कॉल आती है जिसमें उसे तूफान के आने की चेतावनी मिलती है और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलने को कहा जाता है। इधर दूसरी तरफ हम एक रशियन सबमरीन को देखते हैं जो दूर से आने वाली हाई इंटेंसिटी नॉइस को डिटेक्ट कर रही थी कि तभी उन्हें समंदर का लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखता है, जिसे देख टीम काफ़ी हैरान रह जाती है। वहीं जूलिया के स्कैनर्स भी अब गलत रीडिंग बताने लगते हैं और कैंप के आसपास की बर्फ टूटना शुरू हो जाती है। ये देख ऑस्कर भागकर जूलिया के पास आकर उसे चलने को कहता है क्योंकि इनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, लेकिन जूलिया जाने से पहले अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहती थी। ऑस्कर आखिरकार उसे कन्विंस कर ही लेता है और वो दौड़कर स्नो मोबाइल पर बैठ जाते हैं और फिर दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन बर्फ का टूटना उनकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ था। दूसरी तरफ सबमरीन में टीम को पता चलता है कि जो आवाज़ें इन्हें रेडार पर सुनाई दे रही थीं वो समंदर की लहरों की नहीं बल्कि किसी बायोलॉजिकल जीव की थीं, यानी कि समंदर में कोई बहुत बड़ा जीव मौजूद है। इससे पहले कि ये लोग कुछ और समझ पाते, एक विशाल क्रीचर इनकी सबमरीन से टकरा जाता है और सारे इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। टीम को ऐसा लगता है कि किसी बड़े क्रीचर ने इनकी सबमरीन को पकड़ लिया है और वो बहुत तेज़ी से इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑस्कर और जूलिया को देखते हैं जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी पीछे की तरफ लगातार टूटती जा रही थी। तभी ऑस्कर की नज़र सामने से उठते हुए बर्फ़ के तूफान पर पड़ती है जो बहुत ही भयानक था। ऑस्कर बेहद डर जाता है और इसी घबराहट की वजह से वो अपना बैलेंस खो देता है और उसकी स्नो मोबाइल बर्फ़ की चट्टान से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। जब तक इन दोनों को होश आता है, इनका पूरा कैंप तूफान की चपेट में आकर तबाह हो जाता है। उधर पानी के नीचे लगातार सबमरीन पर हमले हो रहे थे और ये हमले करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही विशाल क्रीचर था जिसे रोकने के लिए अब टीम भी सबमरीन से उस पर फायर करने लगती है। तब रोशनी में उन्हें उस क्रीचर के विशालकाय टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। इससे पहले कि टीम टेंटिकल्स के बारे में और जान पाती, वो क्रीचर इन पर दोबारा हमला कर देता है, मगर डूबने से ठीक पहले कैप्टन इमरजेंसी बटन दबा देता है ताकि सिग्नल मिलने पर इनकी नौसेना इन्हें बचाने आ जाए। अगले दिन ही रशियन मरीन हेडक्वार्टर को वो सिग्नल मिल जाता है जिसके जरिए इन्हें अपनी सबमरीन के गायब होने के बारे में पता चल जाता है। ये खबर सुनते ही ऑफिसर्स के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उस सबमरीन में बहुत ही ताकतवर हथियार थे। इसलिए ये लोग एक रेस्क्यू टीम बनाकर उसे उन हथियारों को वापस लाने का मिशन सौंप देती है। इस रेस्क्यू टीम का लीडर बनाते हैं ये विक्टर को, जो कि उस खोई हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई है। इसलिए जब विक्टर की मां को पता चलता है कि वो हथियारों को वापस लाने के लिए किसी मिशन पर जा रहा है तो वो पहले तो काफ़ी परेशान होती है, मगर फिर विक्टर को उसके पिता की घड़ी देती है गुड लक के तौर पर। विक्टर उस घड़ी को लेकर मिशन के लिए निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके गुजरे हुए पिता के दोस्त एडमिरल ओलाशांस्की से होती है, जो कि काफ़ी गुस्सेल है और हेडक्वार्टर की तरफ से इन्हें भी इस मिशन का हिस्सा बनाया गया है। विक्टर जैसे ही सबमरीन में एंटर करता है, उस क्रू के ज़्यादातर मेंबर्स उसे शिकायत करते हुए कहते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया कि जिसके चलते उन्हें अपनी छुट्टियां खत्म होने से पहले ही वापस बुला लिया गया, मगर विक्टर उन्हें कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम जूलिया और ऑस्कर को देखते हैं जो उस बर्फीले तूफान में इधर उधर भटक रहे थे और अब उनकी हिम्मत भी पूरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि इनके पास ना तो खाने की कोई चीज़ है, ना ही रुकने की कोई जगह, और तो और इनके सैटेलाइट फ़ोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। फिर भी जूलिया यहाँ से किसी तरह निकलना चाहती थी, इसलिए वो सिग्नल ढूंढते ढूंढते गहरी खाई के पास पहुँच जाती है। वो उसमें गिरने ही वाली थी कि तभी ऑस्कर आकर उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लेता है। अब जब जूलिया फिर से ट्राई करती है तो उसके फ़ोन में सिग्नल आ जाते हैं। जूलिया तुरंत ही ऑयल रिग कंपनी से कांटेक्ट करती है, लेकिन तूफान का शोर इतना ज़्यादा था कि कंपनी के मेंबर को जूलिया की कही एक भी बात समझ नहीं आती और फिर कुछ ही समय बाद सिग्नल ड्रॉप होने की वजह से कॉल भी कट जाता है। अब इन दोनों के बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, पर फिर ऑस्कर अपनी आखिरी कोशिश करते हुए आसमान में एक फ्लेयर गन चलाता है। तभी जूलिया की नज़र सामने बर्फ की सतह पर पड़ती है, जहां पर एक लाल रंग की रोशनी चमक रही थी। ये रोशनी है क्या, इसे जानने के लिए ये दोनों ही रोशनी के पास पहुंच जाते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि ये वही इमरजेंसी सिग्नल है जिसे गायब हुई सबमरीन के कैप्टन ने रिलीज़ किया था। और इन दोनों को ये बात ज़रूर पता थी कि इस सिग्नल को ढूंढते हुए रशियन सेना यहाँ ज़रूर आएगी, इसलिए जूलिया ऑस्कर को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। इधर विक्टर की सबमरीन कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां विक्टर के भाई की सबमरीन गायब हुई थी। इसके अलावा उन्हें एक इमरजेंसी सिग्नल की लोकेशन भी पता चल जाती है, इसलिए विक्टर सीधा इमरजेंसी वाली जगह पर जाने को कहता है।
यहाँ विक्टर को सबमरीन तो नहीं मिलती, लेकिन 2 थके हारे जियोलॉजिस्ट मिल जाते हैं जिनकी हालत एकदम नाजुक थी। इसलिए वो उन्हें तुरंत अपनी सबमरीन में ले जाता है। हालांकि उनकी मदद के पीछे इसका एक मकसद छुपा था। दरअसल वो जूलिया और ऑस्कर के जरिए ये जानना चाहता था कि उसके भाई की सबमरीन के साथ हुआ क्या था। और यही बात जब वो जूलिया से पूछता है तो जूलिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो विक्टर को कहती है कि शुरुआत में तो मुझे लगा था कि ये सब हमारे सोनार डिवाइस के अंदर ब्लास्ट की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से समुद्री भूकंप आया। मगर जब मैंने अपने डिवाइसेस चेक किए तो उस दिन किसी भी डिवाइस ने भूकंप को ट्रैक ही नहीं किया था। ये देख जूलिया को पूरा यकीन हो गया था कि इतनी भयानक हलचल भूकंप नहीं कर सकता, बल्कि ये काम किसी समुद्री क्रीचर का है। ये सुनते ही विक्टर को पिछले दिन हुई एक रहस्यमयी घटना याद आ जाती है। दरअसल जब ये लोग आर्कटिक सीमा में एंटर कर रहे थे, तभी इनके रडार ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा, जो कि व्हेल मछलियों का झुंड था, जो बार बार इनकी सबमरीन से टकरा रही थी, जैसे जानबूझकर विक्टर को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हो। मगर एडमिरल ओला शांस्की ने इन्हें दूर भगाने के लिए लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को छोड़ने का ऑर्डर देता है। हालांकि विक्टर कहता है कि इससे व्हेल्स को नुकसान पहुंच सकता है, मगर एडमिरल नहीं मानता और लो फ्रीक्वेंसी के ऑन होते ही सभी मछलियां दूर भाग जाती हैं, मगर अगले ही पल दोबारा वापस आ जाती हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर तभी उन्हें रडार पर एक और सिग्नल मिलता है और अब व्हेल मछलियां भी हार मानकर सबमरीन को रोकने की कोशिश बंद कर देती हैं। इस सिग्नल को और बारीकी से देखने पर इन्हें एक विशाल क्रीचर नजर आता है, जो एक ही झटके में एक पूरी व्हेल को अपना शिकार बना लेता है और फिर इनकी सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए एडमिरल उस क्रीचर पर हमला करने का ऑर्डर देता है, मगर विक्टर उसे ये कहकर रोक देता है कि हम ऐसे ही किसी पर हमला नहीं कर सकते। इसके बाद वो सबमरीन को पास की ही एक बर्फीली दरार में ले जाने को कहता है, क्योंकि उसे यकीन था कि इतना बड़ा क्रीचर इतनी तंग दरार में नहीं घुस पाएगा, और होता भी ऐसा ही है। विक्टर की टीम उसकी बात मानकर सबमरीन को समंदर की गहराई में छुपा देती है, जिसे क्रीचर ढूंढ नहीं पाता और थक हारकर वहां से चला जाता है। इस तरह विक्टर के एक फैसले ने सबकी जान बचा ली थी। वहीं विक्टर ने जब जूलिया से ये कहानी सुनी तो वो समझ गया कि ये वही क्रीचर है जिसने बर्फ को तोड़कर उनकी पहली सबमरीन को तबाह किया था। अब जूलिया, जो कि एक स्वीडिश नागरिक है, बचपन से ही समुद्री राक्षसों पर विश्वास करती है, इसलिए वो इस भयानक खेल में और शामिल होना नहीं चाहती थी। वो विक्टर से गुजारिश करते हुए कहती है कि तुम मुझे और ऑस्कर को उसी ऑयल रिग कंपनी में छोड़ाओ जहां पर मैंने कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रीचर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जूलिया की बात सुनकर जब विक्टर कंपनी की लोकेशन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये ऑयल रिग कंपनी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए ये इन दोनों को वहां छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में टीम फिर से अपने रडार पर उसी सिग्नल को नोटिस करती है। इन्हें ये नहीं पता चलता कि वो क्रीचर मिट्टी के नीचे से धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही ये लोग उस ऑयल रिग कंपनी के इंचार्ज से कांटेक्ट करने वाले होते हैं, तभी समंदर में एक बड़ी हलचल होने लगती है। तेज लहरों के साथ पानी में से कई विशाल टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं और मजबूत स्टील रिग कंपनी को पल भर में तबाह कर देते हैं। इधर विक्टर जब टेलीस्कोप से बाहर का नजारा देखता है, तब उसे क्रीचर का असली चेहरा नजर आता है, जो कि असल में एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस है। उसका चेहरा देखने के बाद टीम के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, मगर इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, वो ऑयल रिग कंपनी पूरी तरह समंदर में समा जाती है। इसलिए इन लोगों के पास अब यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वहीं वो ऑक्टोपस उस कंपनी को बर्बाद करने के बाद अब इनकी सबमरीन के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर एडमिरल गुस्से में आ जाता है और अब टीम की कमांड अपने हाथ में ले लेता है और टीम को 2 टॉर्पीडो फायर करने का ऑर्डर देता है। लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये ऑक्टोपस अब भी जिंदा है, जो हमले की वजह से अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया है और तेजी से इनकी सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। एडमिरल भी ये चीज़ देखकर काफ़ी घबरा जाता है और विक्टर को कहता है, तुम ही बताओ हम क्या करें। विक्टर तुरंत सबमरीन को दूसरी दिशा में मोड़ने का ऑर्डर देता है। इस तरह ये ऑक्टोपस के हमले से बच तो जाते हैं, मगर फिर भी एक टेंटिकल इनकी सबमरीन से टकरा जाता है, जिस वजह से सबमरीन के पार्ट्स टूटने लगते हैं और ये समंदर में डूबने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्टोपस ने इनकी सबमरीन पर दोबारा हमला कर दिया है और अब टॉर्पीडो रूम में भी आग लग गई है और उसमें 7 लोग फंस जाते हैं। तभी ऑक्टोपस एक और हमला करके सबमरीन को नीचे डुबाने की कोशिश करने लगता है और इन्हें चारों ओर से घेरने लगता है। ये देखकर विक्टर अपनी टीम वालों को साइलेंट मोड में जाने को कहता है, क्योंकि समुद्री जीव अक्सर आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए वो सभी को शांत होने को कहता है और आग बुझाने के काम को भी रुकवा देता है, जिस वजह से टॉर्पीडो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगता है। विक्टर का ये साइलेंट वाला प्लान कामयाब होता है, क्योंकि क्रैकन को जब कोई आवाज सुनाई नहीं देती, वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही टॉर्पीडो रूम से घायल लोगों को बाहर निकाला जाता है और फिर उनका इलाज किया जाता है, जिसमें ऑस्कर और जूलिया भी उनकी मदद करते हैं। बाद में जूलिया विक्टर को क्रैकन के बारे में बताते हुए कहती है कि कहानियों के अनुसार क्रैकन सालों तक सोते हैं और हमारे किए हुए धमाकों ने
शायद उसे गहरी नींद से जगा दिया है और इसी वजह से वो हमसे बदला ले रहा है और इसे रोकने के लिए हमें सोनार को बंद करना होगा। इसके बाद वो ये भी बताती है कि ऑक्टोपस शिकार करने के बाद उसे खींचकर अपनी गुफा में लेकर जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि विक्टर के भाई की सबमरीन भी जूलिया के कैंप के आसपास ही होनी चाहिए। ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी एक ऑफिसर को साइलेंट मोड के दौरान एक अजीब सिग्नल की साउंड आती है जो कि जूलिया के कैंप की लोकेशन से ही आ रही थी। विक्टर अब अपने क्रू को समझाता है और अपने भाई और बाकी क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए उस खतरनाक जगह पर जाने का फैसला करता है, जबकि कुछ क्रू मेंबर्स इस प्लान का विरोध करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि उनके हथियार उस ऑक्टोपस का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन विक्टर कैप्टन होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है, इसलिए क्रू मेंबर्स के मना करने के बाद भी दूसरी सबमरीन को ढूंढने निकल पड़ता है। अब क्योंकि वो कैप्टन है इसलिए क्रू मेंबर्स को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब ये लोग एक बेहद ही खतरनाक खाई के पास पहुंचते हैं, जिसमें उतरने के लिए विक्टर एक मिनी सबमरीन का इस्तेमाल करता है और अपने साथ 2 और ऑफिसर्स को ले जाता है। यहाँ नीचे खाई में इन्हें सैकड़ों डूबे हुए जहाज मिलते हैं, यानी कि जूलिया ने जो क्रैकन की कहानी सुनाई थी वो एकदम सच थी। इसी दौरान इन लोगों को विक्टर के भाई की सबमरीन भी मिल जाती है, जिसका अगला हिस्सा सही सलामत था। इसलिए विक्टर अपनी मिनी सबमरीन को उससे जोड़ देता है और जब अंदर जाकर देखता है तो उसे अपना भाई अलेक्जेंडर और उसका क्रू जिंदा मिलता है। अपने भाई को जिंदा देख विक्टर बेहद खुश होता है, साथ ही साथ काफी हैरान भी था क्योंकि इतने दिन इस हालात में बचे रहना कोई मामूली बात नहीं थी। जब वो अपने भाई से पूछता है, आप अभी तक जिंदा कैसे हो, तो वो बताता है कि हमने क्रैकन से बचने के लिए साइलेंट मोड ऑन किया था। अब क्योंकि मिनी सबमरीन में जगह कम होती है इसलिए विक्टर 2 राउंड्स में क्रू मेंबर्स को ले जाने का फैसला करता है और फिर पहले राउंड में एक टीम को सबमरीन में बिठाकर रवाना कर देता है, जबकि खुद अपने भाई के साथ वहीं रुकता है। मगर जब ये टीम आधे रास्ते तक पहुंचती है तब हम देखते हैं कि क्रैकन फिर से जाग गया है। इधर विक्टर और अलेक्जेंडर उन खास मिसाइल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी मशक्कत करने के बाद ये दोनों मिसाइल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। उसी वक्त क्रैकन भी मेन सबमरीन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी मिनी सबमरीन से एक ट्रैकर निकलकर गलती से स्टार्ट हो जाता है और उसकी आवाज से अट्रैक्ट होकर क्रैकन उसकी तरफ चल पड़ता है। इधर मौके का फायदा उठाकर एडमिरल मेन सबमरीन को समंदर के ऊपर ले जाने का ऑर्डर देता है, जबकि विक्टर और अलेक्जेंडर मिसाइल्स में कोड डालकर उन्हें ऑन कर देते हैं। मगर तब तक क्रैकन उनके करीब पहुंच चुका था और उसके टेंटिकल्स विक्टर की सबमरीन को जकड़ने लगते हैं। ये देख दोनों भाई मरने से पहले एक दूसरे से रेडियो के जरिए बात करते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। मगर ये दोनों हार नहीं मानते और क्रैकन के सबमरीन को तबाह करने से पहले एक साथ फायर बटन दबाकर एक जोरदार ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके बाद क्रैकन आग में झुलसने लगता है और फिर रोशनी की एक तीखी किरण आर्कटिक की सतह को चीरते हुए आसमान में जाती हुई दिखाई देती है। अब सबमरीन टूटने लगती है और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देख दोनों भाई मिनी सबमरीन की तरफ भागते हैं, मगर एक तेज लहर इन दोनों को अलग कर देती है। विक्टर अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और जैसे तैसे उसे लेकर मिनी सबमरीन के अंदर आ जाता है। मगर दिक्कत ये थी कि अब ये मिनी सबमरीन उस डूबती हुई सबमरीन से अलग नहीं हो पा रही थी, जबकि मिसाइल्स कुछ ही समय में ब्लास्ट होने वाली थी। इस मुश्किल सिचुएशन में अचानक से विक्टर को एक इमरजेंसी लेवर याद आता है। वो पूरी ताकत लगाकर उसे खींच देता है, जिसके बाद मिनी सबमरीन ब्लास्ट होने से पहले वहां से निकल जाती है। वहीं बाहर समंदर की सतह पर पूरा क्रू इन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था, मगर बहुत देर बीत जाने के बाद जब इन्हें उन दोनों के आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो ये लोग मायूस होकर यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी पानी को चीरते हुए मिनी सबमरीन बाहर आ जाती है। इन दोनों को जिंदा देखकर पूरा क्रू खुशी से नाचने लगता है। इसके बाद विक्टर अपने पिता की घड़ी अलेक्जेंडर को सौंपता है, मगर वो उसे लेने से मना कर देता है और विक्टर को कहता है, इस घड़ी के असली हकदार तुम हो। कुछ समय बाद इनका पूरा क्रू वापस रशिया पहुंच जाता है और सभी अपने परिवार से वापस मिल जाते हैं और ये फिल्म खत्म हो जाती है।